Hello, I am Anil Gagan, working as a vocational trainer of media and entertainment at Government Girl High Secondary School, Dharhal, Rajouri, under VHSC program of ITRC Technologies. Today, I am giving the presentation on the topic Introduction to 2D Animation, in which I cover the session 1, that is process of 2D animation in Flash for 11th class. Here it is the table of content slide in which I show the different type of topic which I cover in this presentation slide wise. Now let's move to the next slide. What is animation? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम मूवमेंट करवाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है एनिमेशन. फॉर एग्जांपल, एक बॉल है, वो राइट में है. जब वो राइट से लेफ़्ट में जाएगी तो वो जो बीच का होल प्रोसेस है कि कैसे वो राइट से लेफ़्ट में गई, उसको बोलते हैं एनिमेशन. एक लेमैन की भाषा में अगर बात की जाए तो एनिमेशन से ज़्यादातर हम लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे टीवीज़ में आजकल कार्टून्स आते हैं. अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक स्लाइड शो की, जो कि फ़ोटोज़ के ज़रिए बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं और जब आप उसको एक सीक्वेंस में लगाते हो और उसकी एक छोटी सी मूवी बना के उसको दिखाते हैं तो वो भी एक एनिमेशन का एक टाइप है. एनिमेशन इज़ ए मेथड ऑफ फोटोग्राफिंग सक्सेसिव ड्राइंग्स, मॉडल्स और इवन पपेट्स टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इन ए सीक्वेंस. एक सीक्वेंस में जब आप किसी स्टिल फोटोग्राफ्स को या ड्राइंग्स को या मॉडल्स को या पपेट्स को बनाते हैं और उसको जब मूवमेंट क्रिएट करवाते हैं और दिखाते हैं तो वो एक एनिमेशन बनती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेडिशनल एनिमेशन. ट्रेडिशनल एनिमेशन एक ऐसी एनिमेशन है जो सबसे ओल्डेस्ट एनिमेशन मानी गई है हमारी इंडस्ट्री में, इन फिल्म मेकिंग में. पहले ज़माने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हमारे एनिमेटर्स इसी ट्रेडिशनल एनिमेशन के ज़रिए ही अपनी एनिमेशंस बनाते थे. इसको हम सेल एनिमेशन भी कहते हैं. ये सेल एनिमेशन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये वर्ड सेल जो आया है यह है सेलुलॉइड ट्रांसपेरेंट पेपर से. ये एक ऐसा पेपर है जिस पे हमारे एनिमेटर जो हैं वो हाथ से ड्राइंग्स बनाते थे, हाथ से कार्टून्स बनाते थे, फिर उनको एक सीक्वेंस में बना के ऑडियंस के सामने उसको दिखाते थे. सो इसीलिए इसको हम ट्रेडिशनल एनिमेशन बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है हमारे जो पहले टाइम पे कार्टून्स आते थे और जैसे आपके पास कॉमिक बुक्स होती थी, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. देन आजकल जो हमारी एनिमेशंस यूज़ हो रही हैं, जो बन रही हैं एनिमेशंस, वो बेसिकली बन रही हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से, जिसको हम CGI बोलते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ 2D एनिमेशन, जो हमारा इसका पार्ट है कि आखिर 2D एनिमेशन क्या होता है. अब D का जो मतलब है इसमें, दैट इज़ डायमेंशन. अब कहता है 2D एनिमेशन इज़ वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ एनिमेशन. इट वाइडली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून्स, मार्केटिंग वीडियोज़, एडवर्टीजमेंट, एजुकेशनल मटेरियल, गेम्स एंड सो मच मोर. ये इसलिए यूज़ होता है बनाने के लिए मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून्स हो गए, वीडियोज़ हो गए, कुछ एडवर्टीज़मेंट जिसको इश्तिहार बोलते हैं, और एजुकेशनल मटेरियल्स और गेम्स बनाने के लिए ये यूज़ होता है. नाउ 2D एनिमेशन, जिसमें D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन. इसको इसीलिए 2 डायमेंशन बोला जाता है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ध्यान रखना जो होता है वो होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, करैक्टर का विड्थ और हाइट. इसलिए इसको 2D डायमेंशन बोला जाता है. इसमें हम डेप्थ में नहीं जाते. वेयर एज एक होता है 3D एनिमेशन. 3D एनिमेशन में हाइट, विड्थ और हम उस करैक्टर की, उस ऑब्जेक्ट की जो एनिमेट करने के लिए बनाया गया होता है उसमें उसकी डेप्थ तक जाते हैं. सो ये हो गया 2D और 3D में फ़र्क. अब 2D एनिमेशन को वेक्टर एनिमेशन भी कहते हैं और ये कौन कौन से प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर हैं उसको यूज़ करके बनाई जाती है, जैसे मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, और हमने जो पढ़ना है दैट इज़ एडोबे फ्लैश. नाउ द नेक्स्ट इज़
ये जो आप देख रहे हैं नीचे दो पिक्चर्स, ये में जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज़ फैंटास्मॉर्गी। ये फैंटास्मॉर्गी जो है ये एक मूवी थी जो 1908 में आई थी और ये एनिमेट की एमिल कोहल ने, जो कि एक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी ट्रेडिशनल एनिमेशन की। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें 700 से ज़्यादा फ्रेम्स का यूज़ किया था, मींस 700 प्लस ड्राइंग्स बनाई थी। द नेक्स्ट इज़ स्टीमबोट विली। स्टीमबोट विली 1928 में एक एनिमेटेड मूवी थी। वो इससे अलग थी। वो क्यों थी? क्योंकि जो फैंटास्मॉर्गी नाम की मूवी थी उसमें साउंड इफ़ेक्ट नहीं था, वेयर एज जब 1928 में ये मूवी आई स्टीमबोट विली, इसमें ये किसने बनाई थी? ये वॉल्ट डिज्नी ने बनाई थी और ये फर्स्ट डिज्नी कार्टून था जिसमें आवाज़ थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एडोब फ्लैश। आखिर एडोब फ्लैश होता क्या है, किस लिए यूज़ करना है इसको? एडोब फ्लैश इज़ अ मल्टीमीडिया प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट स्टैंड लोन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम स्टैंड लोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन यूज टू व्यू वन और मोर पिक्चर इन ए स्लाइड शो। जैसे बहुत ज़्यादा पिक्चरों को मिला के एक मूवी बनाई जाती है। पिक्चर्स हो गई आपकी जो स्टिल इमेजेस, जिसको बोलते हैं इमेजेस, उसको बना के एक, जब आप मूवी बनाते हैं आप अपने फ़ोन्स में भी कभी कभी बनाते होंगे थ्रू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जैसे वाइवा हो गया आपका, इन शॉट हो गया, कि आप जो होती हैं पिक्चर्स उनको अटैच करते हैं, उसमें ऐड ऑन करते हैं और पीछे म्यूज़िक लगा देते हैं और जब आप उसको चलाते हैं तो वन बाय वन द पिक्चर इज़ इन फेड आउट फॉर्म। तो वो भी एक टाइप का एनिमेशन है। स्टैंड अलोन कैन ऑल्सो रेफर टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। टू यूज़ एडोब फ्लैश टू क्रिएट समथिंग, हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे वो इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करने के लिए एडोबे की साइट पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए मिनिमम आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। उसमें 3 GB या 4 GB तक रैम होना चाहिए और 2 to 4 GB तक आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो जो फ्लैश है एडोब फ्लैश सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे दो तरह के ग्राफिक जिसको बोलते हैं बिटमैप ग्राफिक, वो ग्राफिक होते हैं जब आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं और जब वो थोड़ी थोड़ी धुंधली ब्लर लगने शुरू हो जाती है आपको जूम करते करते, या फिर उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो फटने लग पड़ते हैं, उसको वो वाली जो पिक्चर्स होती हैं वो बिटमैप ग्राफिक्स होते हैं। और वेयर एज जो वेक्टर ग्राफिक होते हैं उसको आप जितना मर्जी एनलार्ज करो, बड़ा करो या छोटा करो, वो कभी भी पिक्सल्स नहीं तोड़ेगी और हम जो फ्लैश में बनाएंगे वो सब बनेंगे हमारी वेक्टर ग्राफिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एडोब फ्लैश। आखिर एडोब फ्लैश ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो भी हम वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं उसमें उसकी क्लैरिटी और उसकी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होती है, हम उसको जितना मर्जी एनलार्ज करें, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया। सेकेंड इज़ डज़ नॉट रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग स्किल। इसके लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है या फिर आजकल वेबसाइट्स बनानी होती हैं तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जैसे सी हो गई, सी हैश हो गई, पाइथन हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। पर इसमें कुछ ऐसी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ती। थर्ड इज़ जो फ्लैश मूवीज़ होती हैं वो फास्ट होती हैं। फोर्थ इज़ फ्लैश मूवी प्रोवाइड इंटरेक्टिविटी। जो फ्लैश मूवीज़ होती हैं वो बेसिकली जो हमारा यूज़र है उसको इंटरेक्ट करती है अपनी तरफ। कई बार आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट खोलते हैं लाइक facebook.com, youtube.com, वट एवर द वेबसाइट यू यूज़, google.com इवन, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे पॉपअप्स आते हैं। पॉपअप्स विंडो जो होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ मूवमेंट्स वाली इमेजेस आती हैं
दैट इज़ नोन एज द एनिमेशन। और वो जो होती हैं उनको बोलते हैं फ्लैश। वो जो चीज़ें बनी होती हैं वो फ्लैश में बनी होती हैं। जो एक क्लाइंट होता है, जो यूज़र होता है, जब उस पर क्लिक करता है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी बनी होती है कि आप जल्दी से उस पर इंटरेक्ट हो जाते हैं और आपका हाथ जो है ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक होता है और वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फ्लैश मूवी कैन यूज़ मोर देन 256 कलर्स। इसमें हम 256 कलर से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई फ्लैश बनाते हैं या कोई फ्लैश की कोई अपनी एनिमेशन बनाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज़ द स्लाइड which shows that how to start Adobe Flash. After installation the Adobe Flash Professional CS6, हमें अब अपना सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना है। उसके कुछ स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है कि विंडो 7 जो यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7 में आपके पास एक स्टार्ट बटन होता है नीचे जो टास्क बार में होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, वहाँ क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडोब प्रोडक्शन प्रीमियम CS6, उस पर आपने क्लिक करना राइट। देन आपने आपका जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका वेलकम स्क्रीन जो होगी एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 की वो ओपन हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि वो कैसी होती है स्क्रीन। हेयर इज़ द स्क्रीन। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, जिसमें आपने क्या करना है कि 1.2 जो हमारी फिगर है उसमें मैंने एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 करके एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर क्रिएटिंग द न्यू फाइल ऑफ योर फ्लैश। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। आप उसको चूज़ कर सकते हैं इन पिक्सल और इन इंचेस फॉर्मेट में। वो करके जैसे ही आप ओके करेंगे आपको फ्लैश की एक इंटरफेस दिखेगा जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। हियर इज़ द इंटरफेस ऑफ योर द एडोबे फ्लैश प्रोफेशनल CS6। अब इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करते हैं आपको उसके टैब्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके मेन्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सब पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे देखिए 1.4 जो मैंने फिगर यहाँ पे बताई है उसमें आपको बताया गया है कि हर एक चीज़ को टैप करके मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टैब्ड डॉक्यूमेंट विंडो, इसमें आपका आता है जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आता है कि आपकी कौन सी फ़ाइल है। यहाँ पे होता है आपका अनटाइटल्ड 1 जब तक आपने उसका नाम नहीं रखा है। द नेक्स्ट इज़ मेन्यू बार। सेम लाइक जैसे आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में मेन्यू बार्स होते हैं, ये वो है। इसमें भी फाइल, एडिट, सारे आपके मेन्यूज़ होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्टेज। स्टेज होता है बेसिकली वर्क एरिया ऑफ योर एडोब फ्लैश, जहाँ पे आपने एनिमेशन क्रिएट्स करनी है। ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें, इसको स्टेज बोलते हैं। देन हेयर इज़ योर द मेन थिंग, द टाइमलाइन। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टाइमलाइन पैनल। और टाइमलाइन पैनल के अंदर होता है लेयर एरिया, क्योंकि इसमें जब हम कोई चीज़ें बनाते हैं, जब कुछ भी एनिमेट करते हैं, वो सब बेसिकली हमारा होता है लेयर्स के ऊपर डिपेंड। जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो हम एक लेयर चूज़ करते हैं, या जैसे ही हम कोई ड्रॉ करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेयर चूज़ हो जाती है और ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आ गया आपका राइट साइड में
ये जो है इसको बोलते हैं टूल पैनल। ये आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको राइट से लेफ़्ट में कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपको ईज़िली लगे, कंफर्टेबल लगे। ये टूल बार बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टूल बार आपको बताएगा कि कौन कौन से टूल का क्या क्या काम है, और यहीं से आपने ड्रॉ करनी है अपनी एनिमेशन स्टेज पे। आफ्टर दैट देयर इज़ ए प्रॉपर्टी पैनल। जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं उसके बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या क्या आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, वो सब प्रॉपर्टी पैनल में आती हैं। देन आपका जो आ गया लाइब्रेरी पैनल। लाइब्रेरी पैनल एक ऐसा पैनल है जिसमें आप कोई भी चीज़ जब ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने साउंड ऐड करनी है या फिर आपने कोई इमेज ऐड करनी है, वो आपकी लाइब्रेरी पैनल में होती है। देन उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार में डिफरेंट टाइप के बार्स हैं। ये यहाँ पे एक आता है आपका, आगे बताऊँगा मैं आपको, कि न्यू वर्क स्पेस। आप नई स्टेज को कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज़ अ वर्क स्पेस। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ वर्क स्पेस इन योर एडोबे फ्लैश। इसमें ही आपने सब कुछ जो भी एनिमेशन बनाते हैं वो इसमें बनाई जाती है। जो ये वाइट सा एरिया है जो मैंने आपको फिगर 1.5 में बताई गई है, और आप नई जो वर्क स्पेस है वो आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है जिसको मैंने आपको पहले बताया था, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार। जब आप इस पर क्लिक करते हैं राइट साइड एप्लीकेशन बार पे, तो यहाँ पे एक एरो, जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखिए एरो जहाँ पे लिखा है न्यू वर्क स्पेस। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वाइट कलर का यहाँ पे स्टेज आ जाएगा, जिसको स्टेज भी बोलते हैं और वर्क स्पेस भी बोलते हैं। आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द टूल पैनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एडोब फ्लैश। इसमें हम हर एक टूल के बारे में जानेंगे कि हर एक टूल क्या काम करता है। बेसिकली इसमें जो मैंने पिक्चर आपको ये बताई है 1.8, जो हमारा टूल बार होता है 6 सेक्शंस में डिवाइड होता है। 6 सेक्शंस कौन कौन से हैं? सिलेक्शन, ड्राइंग, एडिटिंग, व्यू, कलर एंड ऑप्शन। ये कुछ सेक्शन है। इन्हीं सेक्शन के अंदर हमारे टूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। हमने उनका यूज़ करके अपनी एनिमेशंस को क्रिएट करना है। द ड्राइंग सेक्शन में हमारा बेसिकली आता है क्रिएट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, शेप और कोई डेकोरेटिव पैटर्न अगर हमने बनाना है। एडिटिंग में आती है हमारी कि एडिट करना हो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद व्यू सेक्शन में हमारा बेसिकली होता है जूम इन जूम आउट का, कि स्टेज में अगर आपने जूम इन करना है, जूम आउट करना है जो अपनी चीज़ बनाई है उसको। द कलर सेक्शन में आपका आ गया उस ऑब्जेक्ट में, उस एनिमेशन में कलरिंग अगर करनी हो। और ऑप्शन सेक्शन आपका है जिसमें आपने टूल्स के क्या क्या ऑप्शन है वो दिखाने हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक और फिल। स्ट्रोक होता है बेसिकली जब आप कोई चीज़ बनाते हैं उसकी जब आउटलाइनिंग होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, और जो अंदर का कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिल बोलते हैं। द नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट सेक्शन, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन सेक्शन टूल। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टूल है, ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में हमारा क्या होता है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, जो भी चीज़ बनाई होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड इज़ सब सिलेक्शन टूल। सब सिलेक्शन टूल हो गया, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कोई समझ लीजिए आपने कोई ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल में आप चाहते हैं कि उसकी कुछ एक साइड पे हम उसको थोड़ा सा कर्व दें, तो वहाँ पे यूज़ हमारा होगा सब सिलेक्शन टूल का। उसकी मतलब कि शेप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए सब सिलेक्शन टूल का यूज़ होगा। थर्ड इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारा तब यूज़ होता है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, रोटेट करना हो या स्क्रू करना हो, उसको करने के लिए हमारा यूज़ होगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट इज़ लेसो टूल। लेसो टूल का जो काम है वो भी इम्पॉर्टेंट है,
कि अगर हमने कोई करैक्टर बनाया है और उस करैक्टर के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर हमने कोई काम करना है, वो पॉसिबल होता है हमारा लेसो टूल की मदद से। द नेक्स्ट इज़ आवर ड्राइंग सेक्शन टूल। ड्राइंग सेक्शन टूल में हमारा यूज़ जो है वो होता है पेन टूल का। पेन टूल जो होता है लाइक योर पेन जो आप यूज़ करते हैं लिखने में, और अगर आप पेन का यूज़ कर रहे हैं और उसके ज़रिए आप शेप बना रहे हैं तो एक पाथ क्रिएट होता है। अगर आपने कॉपी पे कोई एक चीज़ बनानी है, ड्राइंग बनानी है, तो आप अगर अपना पेन यूज़ कर रहे हैं तो ए से बी एक लाइन जब आप खींचते हैं तो उसके दो एंड हो गए ए और बी, तो वो पाथ को बनाने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, पेन का यूज़ होता है, पेन टूल का यूज़ होता है। ऑल द पाथ एंड शेप ऑब्जेक्ट आर बिल्ड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ एंकर पॉइंट। और जो वो पॉइंट बनते हैं ए से बी, अब आपने बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, जो वो हर एक पॉइंट जैसे ए से बी एक पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, सी एक पॉइंट हो गया, डी एक पॉइंट हो गया। अब वो जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स होते हैं जैसे ए से सी में जाना है, कोई लाइन है वो है ए से ए बी सी, और आपने ए से सी में जाना है और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो बी पॉइंट है आपका, दैट इज़ कॉल्ड एज योर एंकर पॉइंट। अगर आपने उसको डिलीट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है डिलीट एंकर पॉइंट का, और अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है इनटू टू हैंडल्स दैट कैन बी मूव्ड इंडिपेंडेंटली, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का। अगेन द ड्राइंग सेक्शन टूल में ही हमारा एक आता है टेक्स्ट टूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी एनिमेशन में। उसके बाद लाइन टूल, अगर हमने स्ट्रेट लाइन खींचनी हो तो हम लाइन टूल का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल टूल, अगर हमने कोई रेक्टेंगल शेप बनानी है तो हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं। अब रेक्टेंगल टूल को जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो एरो है उस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर और भी उसके सब टूल्स मिल जाएंगे, दैट इज़ ओवल टूल, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ओवल प्रिमिटिव टूल और पॉलीस्टार टूल। इन सब का अलग अलग काम है। ओवल टूल से आप ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल से आप क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर विद द ओनली डिफरेंस दैट द कॉर्नर रेडियस ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप, आप इसमें उसका कॉर्नर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओवल प्रिमिटिव में भी ऐसा ही होता है, आप उसका इनर रेडियस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और पॉलीस्टार हो गया, जब आपने किसी स्टार टाइप का शेप बनाना है तो वहाँ पे यूज़ होगा हमारा पॉलीस्टार। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में बताया है कि वो स्टाइल कौन सा चाहिए, आपने वहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर दिया स्टार। नंबर ऑफ साइड्स मतलब उसके एजेस कितने होने चाहिए, तो आप अगर 5 रखेंगे तो वो एक स्टार बनेगा उसमें, और वो आपको एक 5 शेप्स मीन्स उसके 5 एजेस में दिखेगा एक स्टार टाइप में। द नेक्स्ट टूल इज़ अगेन योर ड्राइंग सेक्शन टूल। तो इसमें है पेंसिल टूल, सेम एज़ योर जो आप पेंसिल का यूज़ करते हैं, रफ़ शेप्स बनानी है तो पेंसिल का यूज़ होगा इसमें, लाइंस बनानी है उसमें भी पेंसिल का यूज़ होगा, कोई ड्राइंग बनानी है फॉर एग्जांपल आपने माउंटेन्स बनाने हैं उसमें पेंसिल का यूज़ होगा। उसके बाद आगे आप में इसमें एक ऑप्शन होता है लाइंस। अब लाइन में यहाँ पे है स्ट्रेट, मीन्स अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो स्ट्रेट का यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ स्मूथ हो गया कि आपने कोई लाइन बनानी है और उसमें कोई कर्व देना है तो उसको यूज़ करेंगे हम स्मूथ ऑप्शन को। इंक मोड जो होता है हमारा वो फ्री हैंड लाइंस के लिए यूज़ होता है, और ब्रश टूल का हमारा यूज़ होता है जैसे अगर हमने कोई ड्रॉ करनी है इमेज या फिर कोई लाइन, उसकी आउटलाइनिंग जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो, उसके लिए हम ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़
editing section tools in which the first one is spray brush tool। ये टूल हमारा जो यूज़ होता है ये तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने किसी ड्राइंग में या फिर अपने किसी ऑब्जेक्ट में या इमेज में स्प्रे लाइक कलर करवाना हो। बोन टूल का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमारे पास कोई करैक्टर बना हुआ है, उसमें हमने मूवमेंट्स देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लाइक कार्टून कोई बनाया है, उसको अगर आपने चलाना है कि आखिर वो चले, जैसे उसकी टांगें चलती हैं, तो उसको चलाने के लिए बोन टूल का यूज़ होता है। बाइंड टूल का यूज़ होता है एडिट और कंट्रोल करने के लिए कि उसकी बोन्स में क्या क्या कनेक्शन है। फिर उसके बाद आ गया आपका पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। इंक बॉटल टूल, इंक बॉटल टूल में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपने करैक्टर बनाया है, जो आपने ड्राइंग बनाई है, उसका विड्थ, स्टाइल और कलर और स्ट्रोक उसका चेंज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल में अगर आपको कहीं पे कोई कलर आपने फिल किया हुआ है, आप चाहते हैं कि मेरा ये सेम कलर सेम जो है वो मेरा इस पार्ट में भी होना चाहिए उसी इमेज में, तो आप आई ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज़ व्यू एंड कलर सेक्शन। इसमें हमारा आता है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल से अगर कोई सब्जेक्ट हमने बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया, अगर वो हमसे गलत हो जाता है तो हम उसको यूज़ करके उसको वहाँ से इरेज़ कर सकते हैं। जैसे आपका रबर होता है, अगर आप कुछ लिखते हैं पेंसिल से कुछ गलत हो जाता है तो आप रबर का यूज़ करते हैं। हैंड टूल का यूज़ हमारा होता है कि अगर हमारी पिक्चर बहुत बड़ी है या फिर हमने अपनी पिक्चर को जूम किया हुआ है, जो करैक्टर हम बना रहे हैं उसको देखना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से देखना, तो उसमें हैंड का यूज़ होता है। और इसमें ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे जब हम किसी एनिमेशन को बनाएंगे, करैक्टर को बनाएंगे, तो हमें ये इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जूम करके जितना हम बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और उतना इजीली विजिबल होगा। तो हैंड टूल का यूज़ वहाँ होता है। जूम टूल का यूज़ वहाँ होता है जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको बड़ा करना है या छोटा करने के लिए, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाई और डी मैग्नीफाई। स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक कलर मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रोक कलर वो होता है जैसे कोई इमेज बनाई हुई है, उसकी आउटलाइनिंग में जो कलर करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोक कलर। और फिल कलर वो हो गया कि जब आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर फिल करते हैं तो उसको बोलते हैं फिल कलर। ब्लैक एंड वाइट में हो गया कि आपका जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या करैक्टर है वो उसमें रीडिफाइन द स्ट्रोक कलर एज ब्लैक, उसका जो स्ट्रोक कलर होगा वो ब्लैक होगा और जो अंदर से उसका होगा वो वाइट होगा, फिल कलर। और स्वैप कलर मीन्स कि जब आप फिल कलर और स्ट्रोक कलर को आपस में चेंज करेंगे उसको बोलते हैं स्वैप कलर। द नेक्स्ट स्लाइड इज अवर timeline panel. In animation, the timeline panel plays a very important role in which whatever we draw in our stage is executed, is depend upon our timeline. Timeline की ही मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो भी करैक्टर हमने डिज़ाइन किया है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन किया है अपने एनिमेशन के लिए, वो किस सेकंड पे, किस फ्रेम पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इसमें बहुत से कंपोनेंट हैं, जैसे एक लेयर सेक्शन है, फ्रेम सेक्शन है और प्ले सेक्शन है। तो एक एक करके हम आगे इसको पढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। टाइमलाइन पैनल ऑप्शन। टाइमलाइन पैनल ऑप्शन जो है इसमें हमारा सबसे पहला है न्यू लेयर। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एडोबे फ्लैश में काम कर रहे हैं तो इसमें जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमने इसमें लेयर्स में काम करना होता है, क्योंकि अगर आप एक ही लेयर पे सभी काम करेंगे, उसमें डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड ऑन्स करते रहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने किसी लेयर को एडिट करना है।
और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप चीज़ इसमें बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें लेयर्स यूज़ करनी है। लेयर से क्या होगा कि आपको याद होगा कि किस लेयर पे कौन सी मैंने चीज़ को बनाया था, क्रिएट किया था, और मैं अब सिर्फ उस पर्टिकुलर लेयर को ही क्या एडिट कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट इज़ न्यू लेयर। ए न्यू लेयर बटन इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू लेयर। ये जो हमारा ऑप्शन है ये नई लेयर क्रिएट करने के लिए होता है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना नाम भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यू फोल्डर इसके साथ ही होता है एक बटन, जिसको यूज़ करते ही आपको एक नया फोल्डर बन जाएगा और आप उसमें अपनी लेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन यूज़ होता है, आप किसी भी सिलेक्ट लेयर अगर है आपकी, उसको डिलीट करने के लिए। देन उसके बाद गो टू द फर्स्ट फ्रेम जो है वो यूज़ करते हैं आप प्ले हेड पे ऑन फ्रेम 1 इन द टाइमलाइन पैनल। ये टाइमलाइन पैनल पे आप इसको यूज़ करके आप फर्स्ट फ्रेम पे जा सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। स्टेप बैक 1 फ्रेम, इस ऑप्शन से हम क्या करते हैं कि एक फ्रेम हम पीछे आ जाते हैं अपनी टाइमलाइन में। अगर हम किसी करंट फ्रेम पे हैं और हम चाहते हैं कि हम उससे एक फ्रेम पीछे चले जाएं, तो हम इस बटन का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं स्टेप बैक 1 फ्रेम। प्ले बटन का यूज़ तब होता है जब हमने स्टेज पे ही अपनी एनिमेशन को देखना हो, रन करना हो। स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी करंट फ्रेम पे होते हैं और हम चाहते हैं कि हम उससे एक स्टेप आगे या एक अगले फ्रेम पे जाएं, तो हम इस बटन का यूज़ करेंगे। गो टू लास्ट फ्रेम, इस बटन का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमने अपने लास्ट फ्रेम पे जाना हो टाइमलाइन पैनल में। सेंटर फ्रेम, ये वो ऑप्शन है जो कि यूज़ होता है अगर आपने सेंटर में जाना है किसी भी करंट फ्रेम के अपनी टाइमलाइन पैनल में। एंड द लास्ट वन इज़ लूप बटन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन को बार बार रिपीट करवा सकते हैं एक ही स्टेज पे। लाइब्रेरी पैनल हमारा एक ऐसा पैनल है जो स्टोर करता है हमारे सभी मीडिया फाइल्स को, जैसे कि ग्राफिक्स हो गए हमारे, जो बिटमैप्स हो गए, साउंड फाइल्स हो गई, वीडियो क्लिप्स हो गई, जो हम इंपोर्ट करते हैं, या सिंबल्स हो गए किसी फ्लैश डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अगर किसी वजह से हमें ये लाइब्रेरी पैनल का ऑप्शन हमारी वेलकम स्क्रीन या फिर हमारी फ्लैश की स्क्रीन पे ना दिखे, तो हम इसको मेन्यू बार में विंडो ऑप्शन में जाके लाइब्रेरी को टिक करेंगे तो वो वहाँ पे अपने आप राइट साइड आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट व्हाट इज़ ट्वीन। ट्वीन एक ऐसा प्रोसेस है, इसको ट्विनिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने करैक्टर को या अपने कोई भी ड्रॉ की गई इमेज को मूवमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं ट्विनिंग। फॉर एग्जांपल, हम एक शेप बनाते हैं अपनी स्टेज पे और उसको लेफ़्ट टू राइट करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्विनिंग। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की ट्विनिंग होती है, जो है क्लासिक, मोशन एंड शेप। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ट्विनिंग, जिसको बोलते हैं क्लासिक ट्विनिंग। इसमें क्या होता है कि जो आप शेप बनाते हैं, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टेज पे, उसको आप चेंज कर रहे हैं इन डिफरेंट मैनर, लाइक इट्स पोजीशन, इट्स स्केल और इट्स रोटेशन। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जांपल में जो मैंने यहाँ पे लिया है। एक रेक्टेंगल बना है, वो जब दूसरी साइड उसको हम मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स राइट, तो वो एक जगह पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, दूसरी जगह पे अपना स्केल, मींस वो पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, और थर्ड हो गया रोटेशन, कि हमने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। सो जब हम ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, ये होती हैं विद द यूज़ ऑफ क्लासिक ट्वीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ आवर मोशन ट्वीन। मोशन ट्वीन का मतलब है जब हम अपने करैक्टर को या अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी शेप को एक जिगजैग वे देते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, उसको बोलते हैं मोशन ट्विनिंग। मीन्स उसको हम एक वे दे रहे हैं कि यहाँ से जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। लाइक यू आर
आपने देखा होगा बाउंसिंग बॉल, वो एक एग्जाम्पल है मोशन ट्विनिंग का। नाउ द नेक्स्ट इज शेप ट्विनिंग। शेप ट्विनिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप जो आपने सब्जेक्ट बनाया है, जो आपने करेक्टर बनाया है, जो शेप बनाई है, उसको जब आप चेंज करते हैं अनदर शेप में। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में पहले स्टार बना है और जब वो इसमें शेप ट्विनिंग का यूज़ किया तो नेक्स्ट वो जो स्टार था वो एक अलग ड्राइंग में आ गया और उसके बाद एक नेक्स्ट आ गया सर्कल में। था वो स्टार बट वो चेंज हो गया। तो जब ऐसी चीज़ें हमने करवानी हैं अपने करेक्टर के साथ या अपनी ड्राइंग के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे यूज़ होगा हमारा शेप ट्विनिंग का। नाउ अब देखिए कैसे सेव करते हैं हमारी फ़ाइल। सबसे पहले आपने जब आपकी कोई फ़ाइल आप बनाते हैं, सेम प्रोसीजर होता है हमारा सेव करने का। जैसे वर्ड में आप फाइल बनाते हैं, MS ऑफिस में, पावर पॉइंट में, तो फाइल में जाना है और सेव का ऑप्शन क्लिक करना है और वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने फ़ाइल का क्या नाम रखना है। और यहाँ पे हमारा जो आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रहेगा हमारा जो फ्लैश फाइल का, दैट इज़ .fla। और अगर आपने अपनी एनिमेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, देखना है कि आखिर मेरी कैसी बनी है एनिमेशन, तो आप Ctrl+Enter का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी वो मूवी है वो आप आराम से देख सकते हैं। और वो जो मूवी होगी, टेस्ट मूवी, वो होगी .swf फॉर्मेट में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द presentation. Thank you and have a nice day.